नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अद्विक ज्ञान मस्ती में। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो में एक और मेगा सीरीज देखेंगे जिसमें संपूर्ण बायोलॉजी को कंपाइल करके एक जगह समावेश कर दिया गया है, जिससे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ही वीडियो को देख लें तो आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन से। पहला चैप्टर है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से। तो पहला आपका क्वेश्चन है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं नियोनेटोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेमेन्थोलॉजी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो ये विषों के, इस टॉक्सिकोलॉजी में हम विष का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, यानी फर्मेंटेशन कहते हैं? तो किसको कहते हैं? एंजाइम को। फिर आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सको जीव विज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ये यूपी टेट में और ये पीसीएस में और आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पक्षी का अध्ययन किया जाता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? तो एंटोमोनोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहते हैं। कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो वो है जननांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों को वैज्ञानिक विवरण को तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? एथनोलॉजी। फिर जैविक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने की को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं? मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो ये एपीकल्चर। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो ये है शब्दकोश के संयोजन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? ओलेरीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा कौन उत्पादित होता है? तो अंगूर। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादित होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? तो अर्थवर्म।
जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें वृद्ध का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विचरण का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? तो जेरोंटोलॉजी। पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी हमारा मिट्टी के अध्ययन से संबंधित, इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फिर आइए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। लिथोट्रिप्सी क्या है? ये गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो वो है कीटों की। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। कौन मछली नहीं है? तो स्टारफिश हमारी मछली नहीं है। कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? तो कैटफिश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वो समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो वो है स्तनपायी। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडना। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। स्तनपायी का मतलब जो बच्चे देते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं उनको स्तनपायी नहीं कहते हैं। उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। फिर नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ये किस में वर्गीकृत किया जाता है? स्तनी में। डॉल्फिन भी स्तनी में आएगा क्योंकि वो बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है। सील किस जाति का है? तो ये भी हमारा स्तनपायी है सील। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया प्रकट करना। कौन सा एक कपी नहीं है? तो वो है लंगूर। नील गाय किस कुल में आती है? वो हिरन कुल में आती है। ऑक्टोपस क्या है? वो एक मृदुकवची है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? तो ये वो है स्क्विड। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका? कुक्कुटों का है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी है। टिक और माइट। जुगनू होता है, क्या है जुगनू? है कीट है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है
8 टांगें। किस ग्रुप को जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊंट। सांपों की विष ग्रंथियां किस समांग हैं? किसकी समांग है? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? शैलोभद्र। कौन सा एक कीटधारी पादप है? तो वो है घटपर्णी। घटपड़ों का कौन सा भाग घट से रूपांतरित होता है? तो वो है पत्ता। नेफ्थलीज यानी खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एक आपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो मेघालय में पाया जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो वो है तना। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो वो है प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। किस पादप का संग्रह अंग तना नहीं है? तो वो है शकरकंद का। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ यानी वो है आलू। कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? कवक मूल। फिर नेक्स्ट है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? सहजीवी है। फिर मटर का पौधा है, वो एक शाक है। तना काट आमतौर में किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है गन्ना। लौंग है, बंद कलियां। मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? लौंग। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा एक फल है? तो भिंडी हमारा फल के अंतर्गत आता है। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है क्वेकस। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स? वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो वो कब पैदा करता है? कोशित यानी पूपा होता है। क्वेश्चन देखते हैं रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं सहतूत की पत्तियां। सहतूत की पत्तियों पर ही रेशम कीट पनपता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग में आती है?
तो वो छाल से ही प्राप्त होता है। मलेरिया निदान हेतु और टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया को उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादक को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो वो है डायटम। शहतूत का फल है सिरोसिस। कौन सा रेशा पौधों के तने का उत्पाद नहीं है? तो वो है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो वो है टिट्रिकेल। कैनोना मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। फिर आइए देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जाता है तो किससे देखा जाता है? कंपाउंड दूरबीन द्वारा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती जाती हैं। शुष्क जलवायु में भली भांति अंकुलित पेड़ पौधों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मरुद्भिद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेलोफाइट। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। वो क्या है? यांत्रिक अवलंब के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? तो किस माध्यम से करते हैं? जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधों को। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा परिणाम देती है जल का प्रकाश अपघटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वो किसके उपयोग में लाया जाता है? मीथेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि वो तलों के निकट पानी नहीं जमता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं, यानी मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, कैसे होता है? गलफड़ों द्वारा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन।
फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट और मशरूम है तो वो क्या है हमारे फफूंद यानी फंगी। मशरूम क्या है कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। मार्फिन किससे प्राप्त होती है तो वो फल से प्राप्त होती है मार्फिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो वो अधपके फल से प्राप्त होता है। फिर आइए देखते हैं। इधर खेती का नाम दिया हुआ है, इधर खेती का नामांकन किया गया हुआ है। तो फ्लोरिकल्चर में क्या होता है फूलों की खेती की जाती है। फिर एग्रोनॉम में फलों की खेती की जाती है और पोमोलॉजी में फलों की खेती होती है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट वर्धन क्या है तो वो है कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। कृषकों का मित्र एवं भूमि का आंत किसे कहा जाता है। ये हमारे सुपर टेट और यूपी टेट दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये केचुआ को कहा जाता है। फिर आइए देखते हैं। खाद वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर जैव उर्वरक है। क्या है वो उदाहरण है। ये कौन कौन से जो तना है वो हमारा तने में आता है गन्ना, आलू और अदरक। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण हैं तो वो कौन कौन से हैं जड़ रूपी में हमें प्राप्त होते हैं। वो है सलजम, गाजर और शकरकंद। उसका जड़ हम खाते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। किसको निष्कासित करते हैं उसमें एक अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर कौन सा एंजाइम निष्कासित होता है तो वो होता है सिंथेज। कुनेंस सिंकोना पादप के किस भाग में पाई जाती है तो वो हमारे छाल के रूप में पाई जाती है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पपीते के पीले रंग का कारण है तो वो क्या कारण है करिका जैंथिन। पपीते का वास्तविक वानस्पतिक नाम है तो क्या नाम है कैरिका पपाया। फिर आइए देखते हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो हम जिसमें मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं पेडोलॉजी। और फिर कोशिका का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो है कोशिका विज्ञान। फूलों का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं एंथ्रोलॉजी। फिर कवकों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो है कवक विज्ञान। परागकणों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं पोलेनोलॉजी। और जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको शैवाल विज्ञान कहते हैं। फिर आइए देखते हैं जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है उसको एग्रिस्टोलॉजी कहते हैं। और विषाणुओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे विषाणु विज्ञान कहते हैं। पक्षियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और जिसमें टेरिडोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं टेरिडोलॉजी। फिर देखते हैं मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं इकेथियोलॉजी। लाइकेंस के अध्ययन को क्या कहते हैं लाइकेनोलॉजी। अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है बाह्य जीव विज्ञान।
जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान। संकरण की विधि का अध्ययन किसमें किया जाता है? पादप प्रजनन में। बायोफाइट का अध्ययन होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। निमेटोडाइट्स का पादपों के साथ अध्ययन कहलाता है मिनेटोलॉजी। आइए फिर हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम सेकंड चैप्टर कोशिका विज्ञान। तो देखिए जो सेकंड चैप्टर है उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिसके आने के चांसेस भी हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। सोडियम बेंजोएट मुख्य घटक है, किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो वो होता है -4%। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डीएनए संरचना का जो मॉडल बनाया था वो 2 वैज्ञानिक थे, वॉटसन और क्रिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर एलेक जेफरिस द्वारा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो वो किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है वो कौन है? प्रोटीन है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो वो हम कोशिका भित्ति। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। किसका केंद्र होता है? तो उसमें कोशिकीय का केंद्र होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वो है डीएनए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक कोशिका के व्यास को दुगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा, आधा हो जाएगा। फिर किसकी कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो किसमें माना जाता है? नाइट्रोजनी आहार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका में कौन कौन सी पाचन थैली अथवा मृत्यु की थैली कहलाती है? यह है हमारा लाइसोसोम। फिर सेल यानी कोशिका का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। HIV में पाया जाने वाला
न्यूक्लिक अम्ल होता है? तो वो होता है डीएनए। किन मूल इकाइयों में मानव के अतिरिक्त भाग यानी हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो वो है स्टेम कोशिकाएं। फिर देखते हैं संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वो है अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। फिर है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। फिर क्वेश्चन है शीत संबंधी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो वो होता है कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल। फिर डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? तो यूवी किरणों के कारण। फिर देखते हैं कोशिकाओं की वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधन वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन वे तना कोशिकाएं जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती हैं वे कहाँ से आती हैं? तो वो आती हैं भ्रूण से। फिर है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं तो कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे? 46। फिर है नेक्स्ट मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या है तो कितने होती है? एक साथ 23 और दूसरे साथ 23 तो टोटल हो जाता है 46। फिर नेक्स्ट है किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो वो हमारा छिपकली में होता है। फिर नेक्स्ट है पादप कोशिका तंतु कोशिका में से किस प्रकार भिन्न होती है? तो वो होती है कोशिका भित्ति के कारण। फिर नेक्स्ट है जंतु कोशिका में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। फिर नेक्स्ट हमारा है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो वो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो वो है अंडाशय। फिर प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। और लाइसोसोम। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो वो तिल्ली। फिर प्रकंपित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं तो क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। फिर नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है वो है क्रेब्स चक्र। फिर इधर आपका आरएनए है इधर आपका डीएनए है तो इसमें क्या अंतर है वो देख लेते हैं। इसमें शर्करा राइबोज की बनी होती है आरएनए में और डीएनए में
इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोज की बनी होती है। फिर दूसरा है आपका, इसमें क्षार थाइमाइन की जगह यूरेसिल होता है इसमें, और इसमें क्षार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। फिर इसका थर्ड है, इसमें यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, और यह मुख्यतः डीएनए मुख्यतः हमारा केंद्रक में पाया जाता है। फिर आइए देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। क्या अंतर है? इधर पादप है, इधर जंतु, दोनों में अंतर देखिए। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें आपके जंतु में फिर नेक्स्ट है, इसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं पादप में, और जंतुओं में इसमें रिक्तिका छोटी होती है। फिर इसमें देखिए पादप में लवक पाया जाता है और जंतु में लवक नहीं पाया जाता। फिर पादप में इसका आकार आयताकार होता है और जंतु में इसका आकार वृत्ताकार होता है। फिर पादप में कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग अंतर्वलन का निर्माण होता है, और फिर जंतु में क्या होता है, कोशिका विभाजन में कोशिका एक पट द्वारा दो भागों में बट जाती है। आइए फिर हम देखते हैं थर्ड चैप्टर अनुवांशिकी। अनुवांशिकी से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो इसमें क्वेश्चन वन लाइनर के थ्रू मैं करा रही हूँ। तो देखिए अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन किसमें होते हैं, तो वो किसमें होते हैं, गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र को ही इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता से प्रत्येक जीनों की संख्या समान होती है। फिर नेक्स्ट है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्य को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य क्या है, फेरोमोन। फिर नेक्स्ट है, जिन शब्द किसने बनाया था, तो WAL जोहानसन ने। फिर नेक्स्ट है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार एग्जामों में बार बार पूछा गया है, तो वो है हमारा फॉर्मिक एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें भी हमारा फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, अनुवांशिक के नियम किसने प्रस्तुत किए थे, तो वो है अनुवांशिकता का जो नियम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आपका प्रस्तुत किया था। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है, तो पिता के शुक्राणु से। वानस्पति प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है, तो क्लोन। फिर नेक्स्ट है, पद यानी जीन किससे बनाया था, जोहानसन ने। फिर क्या है, जंतु परागत का आशय क्या है, तो जंतु द्वारा परागण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो वो है प्लेसेंटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है पिता के क्रोमोसोम से। फिर नेक्स्ट है, एलोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्री होते हैं। फिर सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो पिता के शुक्राणु से। फिर नेक्स्ट है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है? तो कोशिकीय श्वसन का होता है। फिर नेक्स्ट है, आनुवांशिकी सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वो है डीएनए। फिर नेक्स्ट है, मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या है? तो गुणसूत्रों का मनका जैसी संरचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वायरसों में आरएनए होती है परंतु डीएनए नहीं। इससे क्या पता चलता है? कि इससे यह पता चलता है आरएनए एक आनुवांशिकी जानकारी को वायरसों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागण पैदा करता है? तो वो है परागकोश। फिर नेक्स्ट है, फर्न किसके जरिए प्रजनन करता है? तो वो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है। फिर है, मक्का में परागण कैसे होता है? तो वो हवा के संकरण परागण से होता है। नेक्स्ट है, फिर कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण कैसे होते हैं? तो यानी रुक्ष और चिपचिपे होते हैं, रुक्ष और चिपचिपे। फिर आपका नेक्स्ट है, परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हक बिंदु। नेक्स्ट है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक यही मेंडल ही है। फिर मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था मटर के दाने पर इन्होंने अपना सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट आपका मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वो है लैंगिक प्रजनन पर। फिर जीनोम चित्रण का किससे संबंध है? तो जीनोम चित्रण जीन्स का चित्रण होता है जीनोम चित्रण में। फिर आपका ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जीवों में आनुवांशिक लक्षण स्थान में ले जाते हैं वो किससे? क्रोमोसोम द्वारा। फिर नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं तो क्या कहते हैं? उसे जीन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, जंपिंग जीन का सिद्धांत जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था बारबरा मैक्लिंटॉक। फिर नेक्स्ट है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो टायरोस। आइए हम देखते हैं निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। इधर फल भित्ति तो उससे अंडाशय भित्ति में परिवर्तन होता है। भ्रूण पोष से त्रिसंयोजक केंद्रक में, भ्रूण से अंड कोशिका में और पेरिसम से बीजांड काय में।
और फिर आइए हम देख लेते हैं कुछ जीवों में जो जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो उसमें किसमें कौन कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। इधर जाति दिया हुआ है, इधर गुणसूत्रों के नाम दिया हुआ है। तो देखिए मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 6 होती है। और फिर मेंढक में कितना होता है 26 होता है गुणसूत्रों की संख्या। और बंदर में 42 होता है। चिंपैंजी में 48 होता है। और घरेलू मक्खी में 12 होता है। प्याज में 16 होता है गुणसूत्रों की संख्या। और मक्का में 20 होता है। और नींबू में। फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्ली में कितना होता है 38, कुत्ता में 78, घोड़ा में 64, कबूतर में 80, आलू में 48, टमाटर में आपका 48 ही होता है टमाटर में भी। और सेम में 22, तंबाकू में 48, मनुष्य में 46, ये आपका इम्पॉर्टेंट है मनुष्य में। फिर खरगोश में आपका 44, नर मधुमक्खी में 16 होता है। और गेहूं में 42 होता है, मटर में 14 होता है, मादा मक्खी में 32 होता है, टेरिडोफाइट में 1300 से 1600 होता है। ये सब उतना एग्जाम में